हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 की एनसीईआरटी ईवीएस। ठीक है, क्लास 5 की एनसीईआरटी ईवीएस पढ़ेंगे और आपको सीटेट में ईवीएस से 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जो कि 15 नंबर का आपका कंटेंट होती है। ठीक है, 15 नंबर का आपका कंटेंट होती है और 15 नंबर का आपका पेडागोजी होती है। ठीक है, तो टोटल 30 नंबर का जो प्रश्न पूछी जाती है, इसमें आपको 15 नंबर का कंटेंट आज हम आपको करा रहे हैं। और यह 15 नंबर जो कंटेंट आपसे पूछे जाते हैं परीक्षा में, आपको इसी बुक से आपको पूछे जाते हैं। क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 की एनसीईआरटी बुक से ही पूछे जाते हैं। तो हम आपको क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5, ठीक है, तीनों क्लास की एनसीईआरटी बुक को हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, और यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, इससे बाहर आपको परीक्षा में देखने को नहीं मिलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज आपकी 15 नंबर के जो कंटेंट पूछी जाती है आपकी सीटेट पेपर 1 में ईवीएस है, वो सारी कंटेंट जो है आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलेगी। क्लास 5 की एनसीईआरटी ईवीएस है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यह प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्लास 5 की एनसीईआरटी बुक का जितने भी आपका प्रश्न है, आपका पॉइंट वाइज दिया हुआ आपकी बुक में, वो सभी का निचोड़ मैं आपके सामने लेकर आया हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, बिना समय कमाए शुरुआत करते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। ठीक, पॉइंट है, जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है आपका चींटियाँ। ठीक है, चींटियाँ के बारे में पढ़ते हैं। चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाती है। ठीक है, चींटियाँ के बारे में कहा गया है कि चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती है जिसे सूंघकर उसके पीछे चलने वाली चींटियाँ को भी रास्ता मिल जाती है। तो ये तो चींटियों के बारे में थी कि चींटियाँ जब चलती है तो अपने पीछे कुछ ऐसा गंध को छोड़ती है जिसे सूंघकर उसके पीछे चलने वाली चींटियाँ को क्या है, रास्ता मिल जाती है। तो आप देखते होंगे कि चींटी जो है ना, हमेशा कतार में चलती रहती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों? तो क्योंकि आगे चलने वाली चींटियाँ जो होती है, वो पीछे एक ऐसा गंध छोड़ती है जिससे पीछे चलने वाली जो है चींटियाँ उसको उस गंध से उसके साथ पीछे पीछे चलती रहती है। चलते हैं अब, ये तो चींटी के बारे में था। अब है मच्छर के बारे में। मच्छर के बारे में पढ़ते हैं कि मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की गंध को सूंघकर हमें ढूंढ लेता है। मच्छर हमारे शरीर की गर्मी से भी हमें ढूंढ लेता है। मच्छर के बारे में कहा गया है कि मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की गंध को सूंघकर हमें ढूंढ लेता है। ठीक है, हमारे पैरों के तलवे की गंध क्या करता है, गंध को सूंघ करके मच्छर हमें ढूंढ लेता है। मच्छर हमारे शरीर की गर्मी से भी हमें क्या है, ढूंढ लेता है। ठीक है, तो मच्छर काटने का कारण क्या है, हमारे शरीर की गर्मी। ठीक है, हमारे शरीर की गर्मी पाकर के मच्छर जो है ना, समझ जाता है कि यहाँ कोई चीज़ है। ठीक है, तो हमारे शरीर के गंध से, खासकर पैरों के तलवा की गंध सूंघ करके हमारे मच्छर जो है ना हमें पहचान लेता है। ठीक है, और हमें शरीर की गर्मी से भी हमें ढूंढ लेता है। ठीक है, तो ये तो मच्छर के बारे में पढ़े कि मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की गंध सूंघकर हमें ढूंढ लेता है। मच्छर हमारे शरीर की गर्मी से भी हमें ढूंढ लेता है। ठीक है, तो मच्छर के बारे में पढ़े। अब पढ़ेंगे सड़क पर कुत्ता के बारे में पढ़ते हैं। सड़क पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध जान लेता है कि इस इलाके में बाहर कुत्ता आया था। ठीक है, कुत्ते के बारे में देखा जाए तो कुत्ते जो अपनी बट्टी जो करती है, उसी बट्टी के माध्यम से कुत्ता जो है ना उसकी गंध से जान लेता है कि हमारे इलाके में कोई दूसरे कुत्ते भी आया है। ठीक, तो सभी जीव जंतु की पहचान करने का एक अलग अलग क्षमता होती है। ठीक है, अब पढ़ेंगे यहाँ पर रेशम कीड़ा के बारे में। रेशम कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। ठीक है, रेशम कीड़ा जो है अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। अब चलते हैं आगे। अब आपका अगला है ये तो रेशम कीड़ा के बारे में पढ़ लिए। अब आगे पढ़ेंगे आपका, ज़्यादातर पक्षियों की आँखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। अब यहाँ पर हम पक्षी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे, पक्षी के बारे में पढ़ेंगे। तो पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र रखते हैं। ठीक है, पक्षी जो है एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र रखते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ों पर होती है। ठीक है, जब यह
सामने देखती हैं तो इनके दोनों आंखें जो है ना एक ही चीज़ों पर होती है। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें की पुतली घूम नहीं सकती है, वे गर्दन हिलाकर या घुमाकर आसपास की चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, पक्षी की जो है ना पुतली है ना वो घूम नहीं सकती है, इसलिए वे अपनी गर्दन को हिलाकर या घुमाकर आसपास की वस्तुओं को क्या है देखते हैं। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है। ठीक है, पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करती है तो उन्हें क्या है, उन्हें चीज़ें की दूरी का एहसास होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, जब पक्षी अपने दोनों आंखें अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है। ठीक है, कह रहा है कि जब पक्षी अपनी दोनों आंखें अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनको देखने का दायरा क्या है, बढ़ जाता है। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा दिखते हैं। प्रश्न यहाँ से पूछता है आपके परीक्षा में कि कौन ऐसा जीव है जो हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकता है। तो चील और बाज जो है, ठीक है, चील और बाज, आपका चील और बाज जो है हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकता है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला है प्रश्न आपके सामने, आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जागने वाले जानवर जो है हर चीज़ को सफ़ेद और काली देख पाते हैं। ठीक है, रात में जागने वाले जानवर जो है ना हर चीज़ को कैसे देख पाता है, तो सफ़ेद और काली। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सूंघता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। सांप का जो है ना बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर कंपन को महसूस करके ही क्या है वो सूंघता है। अगला है, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती किसी मुसीबत जैसे शेर या चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालता है जिससे उनके साथियों को संदेश पहुंच जाता है। ठीक है, इस काम के लिए पक्षी भी खास तरह की आवाज़ें निकालती है। जंगल में जो पेड़ पर बैठे लंगूर होते हैं, किसी मुसीबत आने पर एक तरह का आवाज़ निकालता है जिसे सुनकर के और पक्षी जो है ना क्या हो जाता है, सतर्क हो जाते हैं कि आगे खतरा होने वाली। ठीक है, उसकी आवाज़ सुन करके सतर्क हो जाते हैं कि आगे खतरा होने वाली। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं। ठीक है, कुछ पक्षियाँ जो होते हैं वो अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है। मछलियाँ खतरों की चेतावनी के लिए एक दूसरे को बिजली की तरह की जानकारी पहुँचाती है। ठीक है, मछलियाँ भी जो है ना खतरे के लिए एक दूसरे मछली को क्या है बिजली की तरंगे के माध्यम से जानकारी पहुँचाती है। अगला है आपके सामने, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है। ठीक है, कुछ जानवर जो है तूफान या भूकंप आने से कुछ पहले ही अजीब हरकतें करने लगती है जिससे जंगल में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाला है। ठीक है, सन 2004 में दिसंबर के माह में सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की खास आदिवासी जनजाति समझ गई और उन्होंने इस इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार की सुनामी से बच गए। ठीक है, 2004 में सुनामी आया था अंडमान में। ठीक है, तो वहाँ जो जानवर जो थे वो अजीब हरकतें करने लगे जिससे वहाँ के रहने वाले लोग समझ गए कि यहाँ कुछ अनहोनी होने वाले हैं। ठीक है, और वहाँ से वो क्या किए, वहाँ से जगह खाली करके दूसरे जगह चले गए और इस तरह से वह सुनामी से बच गए। डॉल्फिन के बारे में पढ़ते हैं। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बातें करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। ठीक है, जानवरों की भी अपनी एक भाषा होती है। ठीक है, ऐसा किसका मानना है, वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। डॉल्फिन भी जो है ना अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। आगे आपका है, बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली जो है किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चली जाती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं स्लोथ के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्लोथ के बारे में पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। स्लोथ के बारे में पढ़ते हैं। स्लोथ जो है भालू जैसे दिखते हैं। ठीक है, स्लोथ जो है भालू जैसे दिखते हैं लेकिन भालू होते नहीं हैं। स्लोथ दिन में करीब 17 घंटे पैरों से उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं। ठीक है, स्लोथ जो है दिन में करीब जो है 17 घंटे जो है पैरों से लटके हुए होते हैं। ठीक है, स्लोथ सप्ताह में एक बार सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं, इतना आलसी होते हैं।
कि सप्ताह में एक बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। कौन? स्लॉथ। और 17 घंटे पेड़ से उल्टे लटक कर सोते हैं। ठीक है। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। स्लॉथ जो है ना, जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाकर क्या करते हैं, अपना पेट भरते हैं। 40 वर्ष के अपने जीवन में यह केवल 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। वाह, 40 साल के अपने जीवन काल में यह सिर्फ केवल 8 पेड़ पर ही क्या है, घूम पाते हैं। ठीक है। कौन? आपका स्लॉथ इतना आलसी होता है। तो ये तो स्लॉथ के बारे में पढ़े। अब पढ़ेंगे बाघ के बारे में। ठीक है, चलिए बाघ के बारे में पढ़ते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 100 गुना बेहतर देख सकता है। ठीक है। प्रश्न बनता है कि हमसे कौन जानवर जो है हमसे 100 गुना बेहतर अधिक दूरी तक देख सकता है, तो आपका बाघ है। ठीक है। बाघ जो है हमसे 6 गुना अधिक दूरी तक देख सकता है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और अंधेरे में रास्ता ढूंढने में बाघ को मदद मिलती है। अगला पॉइंट है, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ का गर्जना की आवाज़ 3 किलोमीटर दूरी से भी सुनी जा सकती है। बाघ की गर्जना की आवाज़ जो है ना 3 किलोमीटर दूरी से भी सुनी जा सकती है। बाघ हवा की वजह से पत्तों के हिलने और शिकार की वजह से झाड़ियों के हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को पहचान लेता है। ठीक है। जब हवा चलती है तो पत्ता जब हिलती है ना, तो पत्ता के हिलने और झाड़ियों के हिलने से भी उसकी आवाज़ को अंतर को क्या है, पहचान लेता है कि वहाँ कोई क्या है, खतरा होने वाला है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ों को सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं। ठीक है। कहता है कि बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ों को अच्छे से सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है आपका? उत्तराखंड में। प्रश्न बनता है, प्रश्न पूछता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। और कहाँ है आपका? उत्तराखंड में है। घना पक्षी विहार आपका राजस्थान के भरतपुर जिले में है। घना पक्षी विहार कहाँ है आपका? राजस्थान के भरतपुर जिले में है। याद रखिएगा इस बात को। घना पक्षी विहार कहाँ है? राजस्थान के भरतपुर जिले में। सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। ठीक है। सपेरों को क्या कहा जाता है? कालबेलिया भी कहा जाता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगला है, नागगुफन ऐसी डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। नागगुफन जो एक डिजाइन होती है जिसको कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? आपका गुजरात और दक्षिण भारत में। ठीक है। और यह क्या होती है? तो एक ऐसी डिजाइन होती है जिसे रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए किया जाता है। आपका कहाँ? गुजरात, दक्षिण भारत में। ठीक है। कालबेलिया नाच में सपेरे जैसी मुद्राएं दिखाई जाती हैं। ठीक है। कालबेलिया नाच में क्या है? सांप जैसी मुद्राएं को दिखाई जाती है। तुम्बा, खजरी, बीन आदि सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तुम्बा, खजरी, बीन आदि जो है आपका सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांप में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। ठीक है। प्रश्न यहाँ से पूछता है कि हमारे देश में कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं जो जहरीले होते हैं? तो हमारे देश में 4 प्रकार के सांप जो पाए जाते हैं वो जहरीले होते हैं। उनके नाम आपका क्या क्या है? नाम जो अब जहरीले सांप होते हैं तो नाग, करेत, दुबैया और वफाई। ये 4 प्रकार के सांप जो है हमारे देश में, ये 4 प्रकार के सांप जहरीले होते हैं। इसके बाद जितने भी सांप हैं वो जहरीले नहीं होते हैं। ठीक है। ये 4 प्रकार के सांप जो है ना, आपको काट लेने से आपको बचना मुश्किल है, क्योंकि ये जहरीले सांप होते हैं। तो हमारे देश में जो सांप पाए जाते हैं 4 प्रकार के, इसमें 4 प्रकार के सांप जो होते हैं ना, ये बहुत ही जहरीले होते हैं। उनका नाम क्या क्या है? तो नाग है, करेत है, दुबैया और क्या है? वफाई है। ठीक है। ये आपका 4 तरह की क्या है? आपका जहरीले सांप है। इनके अलावा जो सांप होते हैं वो जहरीले नहीं होते हैं। जब सांप किसी को काटते हैं तो उनके 2 खोखले जहर वाले दांत से दूसरे व्यक्ति या जानवर के शरीर में चला जाता है। सांप के द्वारा काटे हुए व्यक्ति के सीरम नाम की दवा दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। यहाँ कह रहा है आपको कि जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो सांप के आगे जो 2 खोखले जहर वाले दांत होते हैं वो व्यक्ति या जानवर के शरीर में चला जाता है। ठीक है। जहर। ठीक। और जब सांप काटती है तो जब काटे हुए व्यक्ति को जो सुई दी जाती है, वो सुई जो होता है आपका सांप के विष से ही बनाई जाती है वो दवा। ठीक है। सांप के विष से वो दवा बनाई जाती है जिसको क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। ठीक है। सीरम नाम की दवा जो होती है आपका सांप के द्वारा ही सांप के विष से ही बनाई जाती है। ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। जब सांप काटता है तो सांप काटने के बाद जो सुई दी जाती है ना, तो जो उसका दवा का नाम है आपका सीरम। ठीक है। और ये सीरम जो है यह सांप के जहर से ही बनाई जाती है सीरम। ठीक। याद रखिएगा इस बात को।
उड़ीसा के कालहंडी जिले में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। उड़ीसा के कालहंडी जिले में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। देखिए यहाँ पर चीज़ें हैं और दूसरी तरफ घरेलू उपाय है। दूध, तो दूध जो है एक कटोरी में डालकर वो पानी के बर्तन में रखते हैं, ठीक है। दूध जो है ना एक कटोरी में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। पके हुए चावल गीले कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं। हरी धनिया उबालते हैं। प्याज लहसुन खुले में रखते हैं और नमी से बचाकर, ठीक है। चलते हैं, यहाँ पर क्या था आपका चीज़ें घरेलू उपाय था। देखिए धनिया जो है ना, धनिया को हम गीले कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं, ठीक है। तो धनिया के लिए क्या हो जाएगा, तो धनिया गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं ताकि वह ताज़ा हमेशा बने रहे, ठीक है, सूखे नहीं। इसलिए क्या है, धनिया को हम गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। पके हुए चावल को क्या है, तो पके हुए चावल को खुले में रखते हैं और नमी से बचा कर रखते हैं, ठीक है। प्याज लहसुन, दूध को क्या है कटोरी में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं और आपका प्याज लहसुन दूध को आप क्या है आप उबालते हैं। दूध को क्या करते हैं, उबालते हैं। और प्याज आपका दूसरा है आपका पके हुए चावल, तो पके हुए चावल को जो है एक कटोरी में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं, ठीक है। और प्याज लहसुन के बारे में पूछा तो प्याज लहसुन खुले में रखते हैं और नमी से बचाकर रखते हैं। तो ये तो था चीज़ें और उसके घरेलू उपाय। चलते हैं अब अगला आपके सामने है। अत्रेपुरम जिला आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अत्रेपुरम जिला कहाँ है आपका, आंध्र प्रदेश में है। भारत के विभिन्न प्रांतों में आम पापड़ को अलग अलग नाम से पहचाना और पुकारा जाता है। हिंदी में आमवट, बंगाली में आम सोटा, असम में आमटा, तेलुगु में मामीडी तंद्रा, मराठी में अम्बावड़ी कहते हैं, ठीक है। ये सभी आम का नाम है, ठीक है, जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। हिंदी में आमवट कहते हैं, बंगाली में आम सोटा कहते हैं, असम में आमटा कहते हैं, तेलुगु में मामीडी तंद्रा कहते हैं, मराठी में अम्बावड़ी कहते हैं, ठीक है। ये तो आपका भारत के विभिन्न प्रांतों में आम किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में। अब यहाँ पर है स्वाद और पाचन के बारे में। स्वाद और पाचन के बारे में है, हमारे पेट का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, ठीक है। हमारे पेट का तापमान कितना होता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। हमारे पेट में पाए जाने वाले रस अम्लीय होता है, ठीक है। हमारे पेट में जो अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है, हमारे पेट में क्या पाए जाते हैं, अम्ल पाए जाती है और वह अम्ल आपका रस अम्लीय होता है, ठीक है। हमारे पेट में पाए जाने वाला रस अम्लीय होता है। सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन उड़ीसा के कालहंडी जिले में होता है, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कहाँ होता है, उड़ीसा के कालहंडी जिले में। उड़ीसा में इतने अधिक चावल उत्पादन के बावजूद भी वहाँ के बहुत सारे लोग गरीब हैं, ठीक है। उड़ीसा में इतने अधिक चावल उत्पादन होने के बावजूद भी वहाँ के लोग क्या है, गरीब है। मुस्लिम कपड़े को छानने में यूज करते हैं, ठीक है। मुस्लिम कपड़े को छानने में यूज करते हैं। आगे है कांच के जार या बोतल में अचार रखने से पहले। तो कांच के जार या बोतल में अचार रखने से पहले अच्छी तरह से सुखाया जाता है ताकि उसमें कोई नमी न रह जाए, वरना अचार क्या होगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं ना कि अचार को जार में या बोतल में भरने से पहले क्या हम जार या बोतल को अच्छी तरह से सुखाते हैं। क्यों सुखाते हैं, ताकि उसमें कोई नमी न रह जाए और क्या होगा, नमी रहने से क्या हो जाएगा, अपना अचार खराब हो जाएगा। तो कोई नमी न रह जाए, इसलिए क्या है कि कांच के जार या बोतल को हम क्या करते हैं, अच्छी तरह से सुखाते हैं। अगला है पिचर प्लांट को नेफ्थीज भी कहते हैं, ठीक है। पिचर प्लांट को क्या कहते हैं, नेफ्थीज भी कहते हैं। पिचर प्लांट एक विशेष प्रकार की गंध को छोड़कर कीड़ों को आकर्षित करता है, फिर उनका शिकार कर लेता है। कौन, आपका पिचर प्लांट। पिचर प्लांट जो है एक प्रकार की गंध छोड़ती है, जिससे क्या है आपको, जिससे कीड़े हो ना उसको आकर्षित हो जाती है और फिर उसका शिकार करके वो खा जाता है। ये तो था पिचर प्लांट के बारे में। बेलक्रो, ठीक है। बेलक्रो सैंडल में खुरदरा सा हिस्सा है जिसको पहनने के बाद चिपकाया जाता है। बेलक्रो का आविष्कार जॉर्ज दे मिस्त्रल ने 1948 में किया था। यह विचार कांटों वाले बीज से आया था, ठीक है। बेलक्रो क्या होता है, तो बेलक्रो जो होता है ना, ये चप्पल में साटने वाले जैसे दिख रहे हैं ना, खुरेदार जैसा होता है, जिसको जब चिपकाया जाता है। इसका आविष्कार किसने किया था, इसका आविष्कार किया था आपका जॉर्ज दे मिस्त्रल ने। कब किया था, 1948 में, ठीक है। और यह विचार कांटों वाली बीज से आया था। बेलक्रो के बारे में पढ़ लिया। अब अगला है आपका पौधे घूम नहीं सकते, ठीक है। एक बार भी एक ही जगह पर रहते हैं, परंतु उनके बीज लंबी यात्रा करते हैं। देखते हैं ना, पौधे जो होते हैं वो घूमते नहीं है, लेकिन उसके बीज जो है ना वह
आज इस पौधे के बीज दूसरी जगह लगा देते हैं तो वहाँ भी पौधे उग जाते हैं। तो पौधे घूमते नहीं हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, परंतु उनका बीज जो है लंबी यात्रा करते हैं। पौधे के बीज कपड़ों में चिपककर और पानी में बहकर भी यात्रा करते हैं। पौधे के बीज जो है ना, पौधे जैसे जब बीज गिरते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि पानी में बहकर भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं या कपड़ों में चिपक कर रह जाता है। सोयाबीन की फली पकने पर फूट जाती है और उनसे सोयाबीन की बीज निकल जाता है। ठीक है, सोयाबीन की फली पकने पर क्या होता है, फूट जाती है और उनसे क्या है, सोयाबीन की बीज निकल आती है। हरी मिर्च, टमाटर और आलू दक्षिण अमेरिका से आया है। प्रश्न बनाएगा, प्रश्न पूछता भी है कि हरी मिर्च हमारे देश में कहाँ से आया था, तो दक्षिण अमेरिका से आया था। टमाटर हमारे देश में कहाँ से आया था, तो दक्षिण अमेरिका से आया था। आलू हमारे देश में कहाँ से आया था, तो दक्षिण अमेरिका से आया था। याद रखिएगा, हरी मिर्च, टमाटर और आलू ये सभी कहाँ से आया था, हमारे देश में दक्षिण अमेरिका से आया था। पत्ता गोभी और मटर यूरोप से आए थे। ठीक है, पत्ता गोभी और मटर जो है हमारे देश में कहाँ से आया था, यूरोप से आए थे। बांस, कॉफ़ी, बीस और भिंडी अफ्रीका से आए थे। ठीक है, याद रखिएगा, कॉफ़ी, बीस और भिंडी कहाँ से आए थे हमारे देश में, तो अफ्रीका से आए थे। गरीसर झील राजस्थान के जैसलमेर में है। ठीक है, गरीसर झील कहाँ है आपका, राजस्थान के जैसलमेर में है। याद रखिएगा इस बात को। यहाँ उस घाट पर एक स्कूल हुआ करता था। कहाँ पर, जो गरीसर झील था ना, वहाँ पर उस घाट पर एक स्कूल हुआ करता था। जैसलमेर में 9 झीलें थी जो एक बड़ी झील से पानी बरसने पर भर जाती थी। ठीक है, गरीसर में कितनी झीलें थी, तो जैसलमेर में 9 झीलें थी जो एक बड़ी झील से पानी बरसने पर भर जाती थी। अगला है जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है, साल में 1 या 2 बार, और कभी कभी तो साल में एक भी बार बारिश नहीं होती है। ठीक है, जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है, साल में 1 से 2 बार ही बारिश होती है, और कभी कभी तो वहाँ साल में 1 बार भी बारिश नहीं होती है। जैसलमेर में जब झीलें पानी से भर जाती है तब लोग उत्सव मनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं, जैसे उत्तराखंड में नई दुल्हन की पूजा होती है। ठीक है, जैसलमेर में जब झीलें पानी से भर जाती है तो वहाँ के लोग क्या है, उत्सव मनाते हैं जैसे, और उनकी पूजा करते हैं, जैसे उत्तराखंड में नई दुल्हन की पूजा होती है। अब पढ़ें कुआं के बारे में। कुआं और झीलें के सूखने के कारण क्या है, तो पानी को मोटर से निकाला जा रहा है, जिससे ज़मीन का पानी कम होता जा रहा है। ठीक है, पानी को देखते हैं ना, आजकल लोग ज़्यादातर आपका क्या मोटर का यूज कर रहे हैं, जिससे पानी का क्या है, ज़मीन से पानी निकालने से क्या है, पानी ज़मीन के अंदर से कम होते जा रहा है। अब झीलें भी कम हो रही है, जहाँ पहले वर्षा पानी इकट्ठा हो जाता था। ठीक है, अब आजकल देख लें कि झीलें भी बहुत कम हो रही है, जहाँ पहले से वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता था। अगला है पेड़ों के चारों तरफ और पार्कों में मिट्टी की सीमेंट से ढक दिया जा रहा है, जिससे वर्षा का पानी ज़मीन में नहीं पहुँच पाता है। 1986 में जोधपुर और उसके आसपास बारिश ही नहीं हुई, फिर लोगों को ध्यान आया कि वहाँ एक पुराना कुआं या बावली है। ठीक है, 1986 में जोधपुर के और उसके आसपास क्या है, 1986 में जोधपुर और उसके आसपास में बारिश नहीं हुई थी, फिर लोगों को ध्यान में आया था कि वहाँ एक पुराना कुआं या बावली है। लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और लगभग 200 ट्रक कूड़ा निकाला और लोगों को वहाँ पानी मिल गया। प्यासी जोधपुर को बावली से पानी मिला। कुछ साल बाद वहाँ अच्छी वर्षा हुई और बावली को लोग फिर भूल गए। ठीक है, वर्षा हुआ फिर बावली को लोग भूल गए। जब वर्षा नहीं हुई थी तो लोगों को याद आया कि वहाँ एक कुआं है। ठीक है, वहाँ से 200 ट्रक जो है ना लोग कूड़ा निकाला और लोगों को पानी वहाँ मिल गया। फिर बारिश हुई, बारिश होने के बाद जो है ना फिर लोग वहाँ के कुआं थी बावली, उसको भूल गए। अलबुर्नी हज़ारों साल पहले उज्बेकिस्तान से भारत आया था। प्रश्न यहाँ से बना देता है, प्रश्न पूछता है कि अलबुर्नी कितने साल पहले हमारे भारत में आया था, तो 1000 साल पहले हमारे भारत में आया था। कहाँ, तो अलबुर्नी कहाँ से आया था, तो उज्बेकिस्तान से आया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन 2 तरह से बनाएगा कि अलबुर्नी कहाँ से आया था, तो उज्बेकिस्तान से। कब आया था, तो हज़ारों साल पहले। अलबुर्नी ने भारत में आकर सभी चीज़ों को ध्यान से समझा और जाना कि यहाँ के लोग तालाब बनाने की कला जानते हैं। ठीक है, जब अलबुर्नी उज्बेकिस्तान से हमारे भारत में आए थे तो उन्होंने भारत में आकर सभी चीज़ों को बहुत ध्यान से जाना था और यहाँ के लोग तालाब बनाने की कला को जानते हैं। इसकी बारीकी से इन्होंने अध्ययन किया था और बड़े बड़े पत्थर लोहे के चबूतरे झीलों के किनारे पर बनाते हैं, इसका भी इन्होंने क्या किया था, अध्ययन किए थे कि भारत के लोग तालाब बनाने की कला जानते हैं और वह बड़े बड़े पत्थर लोहे के चबूतरे झीलों के किनारे पर बनाते हैं तालाब को। अलबुर्नी ने सारी बात को विस्तृत रूप से लिखा है। सारी बातें 1973 में मिली एक स्टैम्प पर लिखी थी जो अलबुर्नी के जन्म के 1000 साल बाद मिला है। ठीक है, अलबुर्नी ने एक किताब लिखा था जिसमें भारत के
तालाब के बारे में उन्होंने बताया था, ठीक है। और उन्होंने एक स्टैम्प लिखा था 1973 में कि और यह स्टैम्प कब मिला था? अल्बर्नी के जन्म के 1000 साल बाद मिला था। मृत सागर का पानी सबसे ज़्यादा खारा होता है, ठीक है। मृत सागर का पानी क्या होता है? सबसे ज़्यादा खारा होता है, खारा नहीं, नमकीन। मृत सागर समुद्र तल से 418 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर। इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। किसको? मृत सागर को। अमृत सागर के 1 लीटर पानी में, ठीक है, अमृत सागर के 1 लीटर पानी में 300 ग्राम तक का नमक मिल सकता है, ठीक है। मृत सागर के पानी का घनत्व ज़्यादा होने के कारण लोग उसमें डूबते नहीं हैं। मृत सागर के पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होने के कारण क्या है? लोग उसमें डूबते नहीं है और उसकी सतह पर तैरते रहते हैं। 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया गया। यह आयोजन इसलिए था क्योंकि भारतीयों को समुद्र से नमक बनाने की इजाज़त नहीं थी, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने एक दांडी मार्च का आयोजन किया था कब? 1930 में, ठीक है। क्यों किया था? क्योंकि भारतीयों को समुद्र से नमक बनाने की इजाज़त नहीं थी। इसी के खिलाफ जो है दांडी यात्रा शुरू किए थे कौन? गांधी जी ने कब? 1930 में, जिसको हम नमक कानून के नाम से भी जानते हैं। दांडी यात्रा अहमदाबाद से गुजरात के समुद्र के किनारे तक चली थी, ठीक है। दांडी यात्रा जो है अहमदाबाद से गुजरात के समुद्र तक चली थी। मलेरिया में बुखार कपकपी और ठंडा के साथ आता है, ठीक है। मलेरिया में जब बुखार आती है तो हमारे शरीर में कपकपी और ठंडा के साथ आती है मलेरिया बुखार, ठीक है। मलेरिया की दवा सिनकोना के पेड़ की छाल से बनाई जाती है, इस बात को याद रखिएगा। मलेरिया की जो दवा होती है सिनकोना के पेड़ की छाल से बनाई जाती है। लोहा या आयरन हमें गुड़, आंवला, बहुत सी हरे पत्ते वाली सब्जियां से मिलती है, ठीक है। आंवला, गुड़ और हरी पत्तीदार सब्जियां से हमें क्या मिलती है? हमें लोहा या आयरन मिलती है, ठीक है। मक्खियों से कई तरह की बीमारियां होती हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। शैवाल एक तरह जलीय पौधा है जो बरसात के मौसम में होता है, ठीक है। रोनाल्ड रोस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है। प्रश्न यहाँ से बनता है कि किसने सबसे पहले बताया था कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है? तो रोनाल्ड रोस ने बताया था, ठीक है। मलेरिया एक कोशिका वाले पैरासाइट्स परजीवी से होता है जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं, ठीक है। मलेरिया एक कोशिका वाले पैरासाइट्स परजीवी से होता है जिसको क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम कहते हैं। मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है, ठीक है। मलेरिया परजीवी वाहक कौन है? मादा एनोफिलीज मच्छर है जिसके पंख गहरे और धब्बेदार होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपका क्लास 5 की एनसीईआरटी बुक में जितने भी प्रश्न आपका दिया हुआ था, ठीक है, ये सभी प्रश्न आपका समाप्त हुआ। और इसको पढ़ लेने से आपका कंटेंट से जो 15 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, एक ही प्रश्न यहाँ से आपको नहीं बचेगा परीक्षा में, ठीक है। तो हम आपको क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 की सभी एनसीईआरटी बुक का पढ़ा दिए हैं। वीडियो नहीं देखा जाकर वीडियो देख लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले